दू बिगहा में घर बा लेकिन चूतल बानी टेम्पू में, जिंदगी अजुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में। मजदूर जो गए उनके पास में कोई चारा नहीं था। उनके पास में उनको सुरक्षा ज्यादा महसूस हुई इस बात में कि वापस अपने गांव अपने घर में। लेकिन जो नहीं गए इतने सालों से, वो हम जैसे लोग, वो कहीं ना कहीं अधर में लटके रहे। या अमेरिका में जो रहता है या फिर टोरंटो में, लंदन में जो रहता है, वो अधर में लटका हुआ है। ना वो यहाँ उधर का है ना इधर का है। ये इसको प्रवासी मानसिकता कहते हैं। तो उन सब द्वंद को इस कविता के माध्यम से रखने की कोशिश की है। अरे भोलेनाथ के नाम ले चल बार बोलबम बोलबम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। स्लो कैफ़े में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां मैं अक्सर आता हूं और ऐसे अनुभवी गुणी दोस्तों से मिलता हूं, साथियों से मिलता हूं जो हमेशा आपको मुझको बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। लेकिन आज जो मेरे मेहमान हैं वो एक ऐसी गाथा कहने के लिए हमारे पास आए, हम दर्शकों श्रोताओं के सामने, कि उसने बहुत सी चीज़ों, बहुत सी यादों, बहुत सी स्मृतियों, बहुत सी भावनाओं को कुरेद दिया है। और उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज के मेहमान करोड़ों लोगों की चाहत प्राप्त करते रहे हैं पिछले कई सालों में, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। और मैं स्वागत करना चाहता हूं द स्लो कैफ़े में मनोज बाजपेयी जी का। जिंदगी हम तो जियल चाही खेत बगीचा बारी में, छोड़ छाड़ सब आइल बानी हम यहाँ लाचारी में। कहाँ मुंबई में काबा, मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप द स्लो इंटरव्यू में हम लोग मिले थे, और तब पहली बार मिले थे, लेकिन पहचाने से भी लगे थे आप बहुत, और बातें अधूरी रह गई ऐसा भी लगा था। और उसके बाद से जब भी आपको देखा सुना कई मंचों पे, तो कई बार लगता था कि आप मिले तो ये पूछूंगा, या ये पूछ लिया होता तो कैसा रहता। जो मुझे लगता है कि बड़ी खूबसूरत बात होती है किसी व्यक्ति के साथ, कि कुछ अबूझा, कुछ अधूरा रह जाता है जानने को, बताने को। ये जो गीत आया है अभी आपके माध्यम से, आपकी आवाज़ में, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैंने कल बहुत सुना और कई बार सुना, और निकाल नहीं पाया उसको अपने मन से। कई बटन्स उसने टच किए। इसके बारे में बताइए, ये क्या कहना चाह रहे थे आप? आपका व्यक्तिगत था इसमें बहुत, या देखा सुना जिया? इसमें देखिए, डॉक्टर सागर ने जो जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, उनकी कविता है ये। जी। और इसमें सारे माइग्रेंट का और सारे प्रवासियों का दुख दर्द है। मेरे पास में फ्रांस से एक मेरे दोस्त का मैसेज आया, जी। टोरंटो से मेरे जानने वालों का मैसेज आया, लंदन से आया, और सबके सब प्रवासी हैं इस देश में भी, और सब बड़े भावुक थे कि ये तो हमारी कहानी है। तो वो सबसे बड़ी जीत लगी मुझे, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रवासी होना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता है। जी। प्रवासी जो होता है वो अधर में लटका हुआ इंसान है। ना वो उस जगह पे का हो पाता है जहाँ पे गया है, जहाँ पे उसको रोजी रोटी मिली है, बल्कि वो उस जगह से भी चला जाता है जहाँ पे उसकी परवरिश हुई है, जहाँ पे वो वापस जाना चाहता है। जी। जी। तो जब वो वापस जाता है तो पता चलता है कि वहाँ के लोग भी उसको अब अलग निगाह से देखते हैं, अलग दृष्टि से देखते हैं, और जहाँ पे है वहाँ पे वो स्थापित महसूस नहीं करता है। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है, या वो खुद भी अपने आप में अंतर मन में
खुद को स्वीकार नहीं कर पाता है उस जगह पे जहाँ पे वो है। तो अधर में लटका हुआ इंसान, आपके इंटरव्यू में शायद मैंने कहा था कि मैं बार-बार मैं कहता रहता हूँ कि हम गाँव चले जाएँगे। जी तो मेरी पत्नी कहती हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जा नहीं पाओगे। जी जी जी, यही कहा था आपने। जी, तो वो उनको इसलिए भी बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय के साथ कह पाती हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिता के साथ ये देखा है। उनके अच्छा। पिता उन्नाव के बाशिंदे रहे हैं और बड़ी अच्छी खासी अच्छा खासा परिवार उन उन लोगों का, रज़ा परिवार वहाँ के बड़े नामी-गिरामी उन्नाव के। और जब वो जी। निकल गए वहाँ से, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर सरकारी नौकरी की, दिल्ली में रहे। वो बार-बार उस संघर्ष से जूझते रहे, द्वंद से जूझते रहे कि वापस चला जाऊँगा। और हम्म। बेटियाँ बड़ी हो गईं, बेटियों के बच्चे हो गए, लेकिन वो जा नहीं पाए। हम्म। तो उस द्वंद को मेरी पत्नी ने देखा था अपने पिता के अंदर, और शायद वो इस बात को जानती थी कि प्रवासियों का दर्द क्या होता है और किस तरह के ये फँसे हुए लोग हैं। लेकिन इन सब के बीच में जब आप प्रवासियों को, मज़दूरों को जाते हुए देखते हैं, इस पूरे कोरोना के संकट के समय में, जो कि बड़ा भीषण जी। और विध्वंसकारी और बीभत्स दृश्य था, जहाँ पे हज़ारों, लाखों पैदल ही चल पड़े थे, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, जानते हुए कि लंबा रास्ता है और छोटे-छोटे बच्चों को लेके। उसमें एक बात तो ज़रूर लगी कि प्रवासी को कहीं न कहीं लगता है कि वो ज़्यादा सुरक्षित उस जगह पे है जिसको छोड़ के आया है। जी। तो उन सब द्वंद को इस कविता के माध्यम से रखने की कोशिश की है डॉक्टर सागर ने। मुझे अनुभव ने जब बताया कि ये कैसा है, ज़रा देखो, ये कविता लिखी हुई है और भोजपुरी में हम इसको करना चाहते हैं। तो मैं पागल हो गया इसको पढ़ के। और मुझे लगा कि अनुभव जो है गंभीर है भोजपुरी में काम को लेके, क्योंकि अनुभव की अपनी एक आदत है बातें करने की। और मैं और अनुभव एक दूसरे को उस समय से जानते हैं जब हम नए-नए जब वो अलीगढ़ से पास आउट हुआ था और मैं थिएटर कर रहा था जी। और वो नौकरी कर रहा था दिल्ली में। तब से मैं जानता हूँ। तो अनुभव बहुत बातें करता है। तो मुझे लगा शायद बातें कर रहा है, ये ऐसे ही बात कर रहा है, अपनी एक कोई चीज़ शुरू करने वाला है, तो उसके लिए ये एक प्रोलॉग वो जो है जी। बता रहा है मुझे। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मैंने खुद को जो है कोसा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा उसके बारे में। तब उसने कहा कि तुम इसको गाओगे? मैंने कहा देखो भई, मैं गायक तो नहीं हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने तो तुमको सुना है थिएटर के समय में। मुझे वो उतनी ही गायकी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और मैं सच में कहूँ तो डॉक्टर सागर की सक्सेस है जो मैं यहाँ तक आया। उनकी लिखावट, उनके शब्द, उनके भाव, बहुत सालों बाद मुझे एक कवि ने पूरी तरीके से झकझोरा है। झकझोर दिया, मैं यही शब्द इस्तेमाल करना चाहता था। जी। जी। कहीं अपने आप को पाया आपने इन शब्दों में? पूरी तरीके से। मेरे ख्याल से अगर मैं इसको पहली मेरी जी। कोशिश थी जिसे कहें गाना, अगर कहने का मैं दुस्साहस कर सकूं, तो कविता को लय में और थोड़े से सुर में डालने का जो दुस्साहस है वो इसलिए कर पाया क्योंकि मैं पूरी तरीके से हर लाइन के साथ जुड़ा हुआ था। युवा काबा गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कन्फ्यूजी आइल बानी, तू चून के रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बानी। 2 बिगहा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, जिंदगी और अजुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में। तो ये लाइन जो है प्रवासी समझाते भी रहिएगा जो गैर भोजपुरी श्रोता और दर्शक हैं। हाँ, नहीं तो कहते हैं कि 2 बिगहा में, मतलब 2 बिगहा एकड़ में जमीन है वहां पे हमारी, जी। और यहाँ पे मैं टेम्पू में सोया हुआ हूँ। जिंदगी अझुराइल बाटे, जिंदगी ये फंसी हुई है नमक तेल और शैम्पू में। नमक तेल मतलब जो घर की जो बेसिक जरूरतें हैं, नून तेल यहाँ में। पर जी। हाँ, उसी में उलझा हुआ हूँ मैं। जी।
कहता है कि मनवा हरिहर लागे भैया हाथ लगोते माटी में, जीरा अजू आटकल बाटे घर में चोखा बाटी में। कि मतलब मन को खुशी हो जाती है जब मैं जमीन को छूता हूँ, जी। तो मेरा मन जो है हरा हो जाता है ना। वाह। और अभी भी मेरा जो दिल है वो अटका हुआ है, बस गरम गरम वही रोटी सब्जी बाटी लिट्टी चोखा हो, जो भी आपकी जो नेटिव जी जिस जी पे आपकी परवरिश हुई है, जिस खान पान पे। जी। तो इन ये जो सारे शब्द थे, हम्म। आ, इतने साल हो गए मुझे, 18 साल की उम्र में निकला था, और अभी तक जो है दिमाग उधर ही जाता रहता है। तो ये अपने आप में एक त्रासदी भी है, जिसे कहें, ये एक व्यक्तिगत त्रासदी है। ये सामाजिक कितना ये पता नहीं है, लेकिन ये प्रवासियों की व्यक्तिगत त्रासदी होती है कि वो बार बार हर बार जो है वो खाने में, हवा की महक में, लोगों में, संस्कृति में, कपड़े में, इन छोटी छोटी चीजों पे ना उनको चीजें याद आती रहती हैं। जबकि अगर आप देखें तो मैं 18 साल की उम्र में मैं बिहार छोड़ चुका था, गाँव छोड़ चुका था। जी। तो साइंटिफिकली नेचुरली मैं अब वहां नहीं हूँ। हम्म। मुझे वहां की आदत छूट जानी चाहिए, लेकिन वो छूटती नहीं है कभी भी। ये है, ये ये एक बहुत बड़ा जिसे कहें एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत घटना है। और व्यक्तिगत ये जिसे कहें कि अंतर्द्वंद है, विरोधाभास है, ये जो जिसको लेकर के एक प्रवासी जीता है। ये जो आपने कहा एक 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 अंतर्द्वंद है, क्योंकि एक वक्त के बाद हम प्रवासी नहीं रहे, हम तो उस शहर के हो जाने चाहिए जहां पर रहते हैं। इतने साल बाद लोग नेचुरलाइजेशन हो जाता है, लोग सिटीजन बन जाते हैं अगर विदेशों में रहते बिल्कुल। हैं। लेकिन क्या जो हम छोड़ आए, क्योंकि वो भी तो बदल गया, तो क्या हम वही एक तो। यादों के द्वीप में है, क्या एक ख्याल है जो हम छोड़ आए और उसके पीछे भाग रहे हैं? वो अगर वहां जाएं तो वो भी बदल गया होता है। वो अंग्रेजी में, मेरे ख्याल से अंग्रेजी में उसके लिए बड़ा अच्छा शब्द है, जी नॉस्टैल्जिया। जी जी। वो नॉस्टैल्जिया जो है वो सत्य है नहीं। अगर आप मैं वापस जाता हूँ और चीजों को पकड़ने की कोशिश करता रहता हूँ, तो चीजें बदल गई हैं। और वहां पर जो लोग हैं बहुत सारे, जो मेरे समय के थे, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, या फिर वो अपनी अपनी दुनिया में चले गए हैं, और वो उनकी आंखों में मुझे देखने का तरीका बदल चुका है। हाँ। मैं उनके लिए मैं नहीं हूं। मैं चाहे वो जितना गांव भी का वो लड़का नहीं है। नहीं, मैं अब जितना भी सहज हो जाऊं उनके सामने, मैं कोशिश करके थक जाता हूं उनको ये बताने के लिए कि मैं वही हूं, मैं वो ही मनोज वाजपेयी हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। लेकिन वो कहता है कि तुम कृष्ण हो और मैं सुदामा हूं। और ये शब्द एक मेरे साथ के संगी के हैं, जिसने मुझे असल में कभी कहे वो, किसी ने। हाँ, असल में कहा था किसी ने कि तो मुझे उस बात ने बड़ा बहुत डिस्टर्ब किया था जब उसने ये बात कही थी। जी। क्योंकि मैंने कभी कृष्ण नहीं माना अपने आप को, मैं तो सुदामा। मैं उसको याद दिला रहा था कि हम दोनों ही सुदामा हैं। वाह। जी। तो ये अपने आप में बड़ा अजीब सा एक एक खाई पड़ जाती है। जब आप अपनी जगह छोड़ देते हैं और वापस जाकर उस चीज को पकड़ना चाहते हैं, वो पकड़ में आती नहीं है कभी भी। वो बड़ा मुश्किल होता है उसको वापस से जी पाना। हर चीज अलग दिखती है। मैं कितने बार उस नहर को देखता हूँ जिस नहर में हम लोग अपने कपड़े खोल के एकदम से कूद जाया करते थे। मैं उस नहर को देखता हूँ और सोचता हूँ कि कैसे मैं कूद जाया करता था। ये नहर तो मतलब इसमें तो मतलब हाथ लगाने के काबिल नहीं है। आप इसमें, हम लोग इसमें कूद के तैरते कैसे थे घंटों घंटों। अब तो मुझे हर चीज मैं चाहता हूँ कि मैं जी। वहां का हो जाऊं,
लेकिन वहाँ की चीजें कहती हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, वहाँ के वाह। लोग कहते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो। हम्म। कितनी अजीब मुश्किल है, कितनी जी अजीब जी मुश्किल है। और जहाँ रहते हैं हम, क्या वहाँ भी थोड़ा जिन शहरों में रहते हैं, जहाँ जाते हैं, जहाँ सालों बिता देते हैं, वहाँ भी उतने अपने शायद नहीं बन पाते। आ, हाँ, वो मेरे ख्याल से ये बड़ा घेटो मेंटालिटी है। हम सब एक जो आदम जात है ना, वो एक कंफर्ट लेवल ढूंढता है, जी। अपना कंफर्ट लेवल। जो यहाँ से अमेरिका जाता है, वो इंडिया का आदमी इंडियन के साथ ही रहता है। उसके जो हम्म। सर्कल होती है, अगर आपने देखा होगा, तो इंडियंस के साथ में रहता है। जो बिहार का है, वो उनका बिहारियों का ही एक दल है। जी। वहाँ भी बिहार मंच बनाया हुआ है लोगों ने। हाँ। वहाँ वहाँ भी उत्तर भारतीय मंच बनाया हुआ है। वहाँ भी पंजाबी लोग पंजाबियों के साथ रहते हैं। भले ही पाकिस्तान के पंजाबी के साथ भी है, पाकिस्तान के हम्म। पंजाबी, इधर के पंजाबी, क्योंकि कहीं बोलचाल एक है, संस्कृति एक है। अ, तो वो हम लोगों में शुरू शुरू में ना, हम मैं और मेरी पत्नी बहुत अग्रेसिव थे इस बात को लेके कि हमको हमको जो जहाँ पे हम गए हैं, वहाँ के लोगों के साथ में हमको तालमेल बिठानी चाहिए। अब हम जी। लोग बहुत ही गंभीर इस पे बातचीत करते थे। और शायद इसी का नतीजा ये रहा कि मेरे महाराष्ट्र के दोस्त बहुत बने। अच्छा। जबरदस्ती किया मैंने, जबरदस्ती मैं उनके घरों में घुसा, जबरदस्ती मैं उनके साथ बैठ के खाना खाना शुरू किया, उनको समझना शुरू किया। और आज भी महाराष्ट्र में मेरी आदत है कि मैं अलग अलग जगहों पे किसी न किसी कारण से, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो किसी के घर जा रहे हो, छुट्टी मनाना हो, सातारा में, कोल्हापुर में कहीं दर्शन करने जाना हो, तो मैं चला जाता हूँ। हम्म। और वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ में घूमता फिरता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ कि वो मेरी घेटो मेंटालिटी ना आए। मैं ओपन रहूँ, मैं लोगों को स्वीकारूँ, तभी तो लोग मुझे स्वीकार करेंगे। अ, लेकिन वो बार-बार उन लोगों की भी नज़र में मैं बाहर से आया हूँ, हम्म। और मैं अपने गाँव वालों की नज़र में भी बाहर से आया हूँ। तो बेसिकली मैं प्रवासी हर तरीके से हूँ, हर अपने तरीके से गांव हूँ। में भी प्रवासी महसूस करते हैं। बिल्कुल, हर आदमी महसूस करता है, जो जाता है। जी। जैसा मैंने कहा कि नॉस्टैल्जिया के कारण वो बार-बार जाना चाहता है। हम्म। और और लेकिन वो हमेशा असफल होता है। वो जाता है, वापस आता है, वो जाता है, वापस आता है। जो मज़दूर जो गए, उनके पास में कोई चारा नहीं था। उनके उनके पास में उनको सुरक्षा ज़्यादा महसूस हुई इस बात में कि अपने घर वापस में। अपने गाँव, अपने घर में हैं। जी। लेकिन जो नहीं गए इतने सालों से, वो हम जैसे लोग, वो कहीं न कहीं अधर में लटके रहे। या अमेरिका में जो रहता है, या फिर टोरंटो में, लंदन में जो रहता है, वो अधर में लटका हुआ है। ना वो यहाँ उधर का है, ना इधर का है। ये इसको प्रवासी मानसिकता कहते हैं। आपके संदर्भ में शायद ये सही ना हो, लेकिन जो नीड टू बिलोंग, आपने कहा कि आप उस जगह के लोगों के पास अधिक जाते हैं या जाना जी, चाहते हैं, और जी। ऐसा एक्सेप्ट होने की चाहत भी होती होगी। जी, बिल्कुल, एक्सेप्ट होने की चाहत, बिलॉन्ग करने की चाहत। अ, और वो शुरुआत वहीं से होती है जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करना शुरू करें। तो वो एक्सेप्ट करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता है, जहाँ पे आप जाएँ, उनसे घुले-मिले, उनकी संस्कृति को समझें, उनको समझ करके उसके लिए आदर, प्यार लेकर के आएँ। तो मेरे ख़्याल से, लेकिन तब भी आप बिलॉन्ग नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, आपका जो मानसिक दायरा है वो बढ़ता है, आपकी समझ बढ़ती है। लेकिन अब जैसे मैं ये कहूँ, चाहे मैं जितनी भी अंग्रेज़ी बोल लूँ, सोचता तो भोजपुरी में ही हूँ मैं, वाह। जी। तो उसको मैं कैसे बदल सकता हूँ? मैं चाहे बहुत अच्छी हिंदी बोल लूँ, लेकिन सोचता तो भोजपुरी में हूँ। मैं अपनी माँ से हिंदी में बात नहीं कर पाता। मैं मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि
हिंदी बोलने में मुझे तकलीफ होती है, हम्म हम्म लेकिन भोजपुरी बोलने में मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। वो मेरे अंदर से बिना किसी तकलीफ के आती है। मुझे स्त्रीलिंग पुल्लिंग इन सब शब्दों का चयन, इन सब का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। सोचना नहीं पड़ता जी। जी, सोचना नहीं पड़ता। लेकिन कई जो प्रवासी परिवार हैं उसमें उनमें जो भाषा या परंपराएं वो वक्त के साथ विलुप्त होती जाती हैं, संभाल नहीं पाते आप बड़े शहरों में। आपने इस चैलेंज को महसूस किया? आपने अपनी बेटी के बारे में बताया था जब आप मिले थे मुझसे। जी जी। तो क्या आप बचा पा रहे हैं अपने आगे की पीढ़ी के लिए उस चीज़ को? देखिए, आपके ही इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जी बहुत जरूरी है कि आगे की पीढ़ी को हम अपने सोच से ना आके, जी अपनी बिल्कुल, परवरिश से ना आके थोपे ना। हाँ, थोपे नहीं हम लोग। और जो जो उनका जो सामाजिक दायरा है और परिवेश है, उसका स्वागत करें। हम्म अ, मैं ये कहूँ कि वो बिहारी है नहीं है, वो महाराष्ट्र में है। राइट जी। वो उसका परिवेश यहाँ का है, तो मैं थोप नहीं सकता उसको, क्योंकि हम्म उसका परिवेश यही है, उसका वातावरण यही है, जिन दोस्तों के साथ घुल मिल रही है वो, जिनके हम्म साथ वो जिनके साथ उसकी उम्र गुजर रही है, वो उसका हम्म परिवेश है, वो उसकी संस्कृति है। हम्म हमसे जरूर ले रही है वो, हमसे जरूर वो कुछ चीजें ले रही है, मुझसे हो या मेरी पत्नी से। और वो जरूर उन चीजों को ले रही है, लेकिन ये कहना कि मेरी बेटी मैं है, नहीं, वो नहीं हो सकता। और होना भी नहीं चाहिए। आप बिल्कुल होना भी सही। नहीं चाहिए, बिल्कुल। जी जी जी। अगर आप उस गीत की ओर वापस आएं तो मुंबई एक ऐसा शहर है जो बहुत से लोग शायद नहीं जानते हैं कि 60% शहर जो है वो स्लम्स से बना हुआ है और शैंटीज से बना हुआ है। एक इतनी इनक्वालिटी है उस शहर में, मतलब घोर इससे इतनी ज़्यादा इनक्वालिटी मैंने भारत के किसी शहर में नहीं देखी है। लेकिन ये कहीं गायब रहती है, किसी पर्दे के पीछे रहती है, मुंबई की चकाचौंध के पीछे रहती है। और इन गर्मियों में पहली बार बड़े शहरों की इस इनक्वालिटी को, इस जो विभीषिका है, इस ये जो कड़वा सच है, हमने पहली बार देखा। क्या आपको लगता है कि एक जो स्टीरियोटाइप है माइग्रेंट, और इसमें माइग्रेंट को अक्सर लेबर ही कहा गया है, जबकि जो लोग वापस गए इसमें लाखों लोग और चीज़ें करते हैं और चीज़ें जी करते रहे बिल्कुल। हैं। तो एक क्लास वो भी है कि जो जा रहा है वो हमसे बहुत निचले स्किल सेट का है और निचले तबके का है और वगैरह। क्या आपको लगता है कि भारत की आत्मा ज़रा भी झंझोड़ी गई उन छवियों द्वारा, और कुछ नया पता लगा कि ये जो हिंदुस्तान को किसके लाखों लोग ऐसे रहते थे, ऐसे रह रहे हैं, और एक नई नज़र से देखा क्या उन लोगों ने, या हम वापस चले गए अपने जीवन में? इस पूरे कोरोना काल में, पता नहीं ये ऑब्जर्व किया कि नहीं आपने, कि बड़ी घटनाएं घटनाएं जो है ना, बड़ी तेजी से बदलती रही। जी और हमने जो है हम पूरे हम सब लोगों ने बहुत ही जल्दी जल्दी हम उस एक घटना से दूसरी घटना पे जाते गए। लेकिन सच तो ये है कि इतना बड़ा पलायन जो हुआ, वो इतिहास में बहुत ही कम बार हुआ होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं घटती रही, उसने कहीं कहीं ना कहीं उस पलायन को जो है पीछे छोड़ दिया। जी और उस पूरी पलायन के दर्द को, व्यथा को इस कविता और इस गाने के जरिए लेके आने की कोशिश की हमने। मैं आपको सच में कहूँ तो उस काल में मैं था आपको उत्तराखंड में। जी और उत्तराखंड में जो तस्वीरें मुझे मिल रही थी देखने को, मुझे बहुत विचलित कर रही थी। कुछ एक तस्वीरों ने मैं बहुत दिन तक बड़ा डिस्टर्ब रहा। तो एक छोटी सी कविता भी लिख दी मैंने। कभी कविता लिखी नहीं थी मैंने, कविता सुनाई पढ़ता ना रहा था। जी तो उसके लिए मैं जिस फोन में आपसे बात कर रहा हूँ फिर मुझे उस फोन को ये करना पड़ेगा। हाँ लेकिन उस कविता को जो है मैंने जब डाला इंस्टाग्राम पे,
हाँ हाँ और वो कविता जो थी इंस्पायर थी कि एक बच्चा सूटकेस पे सोया हो। आपको वो हाँ, जी तस्वीर जी दिखी होगी। जी और जी। और माँ जो माँ है खींच रही है उसको, हाँ, माँ सूटकेस को। खींच रही। वो मेरे ख्याल से उस पूरी तस्वीर ने मुझे बहुत दिन तक नहीं छोड़ा था। बहुत दिन तक मैं बहुत ही विचलित रहा था उस तस्वीर को देख के। और मुझे लगा कि काश मैं उस कतार में जाता, सिर्फ एक गवाही के तौर पे, ये देखने के लिए कि ये सूटकेस पे सोया हुआ बच्चा किन किन रास्तों से गुजरा और इसकी गतिविधियां रही क्या, इसके क्या सवाल क्या रहे। जब ये बड़ा होगा तो वो इस पूरी घटना को कैसे देखेगा या उसकी माँ कैसे देखेगी। तो सिर्फ पलायन नहीं हुआ है, बड़ा लाइफ चेंजिंग हुआ है, न सिर्फ बिल्कुल। उन प्रवासियों के लिए जिन्होंने पलायन किया, बल्कि इस पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी घटना रही है। इसने जिसे कहें कि अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ डिफाइनिंग, मेरे लिए तो बड़ी लाइफ डिफाइनिंग रही है वो पूरी की पूरी घटना। नहीं, आपने एकदम सही कहा कि इतनी सारी जो हाइज आए उसके बाद समझिए जो प्लॉट पॉइंट्स रहे इस साल के, उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण, इतनी महत्वपूर्ण घटना जो बंटवारे के बाद इतना बड़ा पलायन जी आज तक नहीं हुआ, और वो कहीं खो सी गई। और जी भारत में जो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी हम लोगों की होती है और उसमें कहीं खो गई। गांव कनेक्शन ने आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि एक भारत का पहला राष्ट्रव्यापी सर्वे किया कोरोना के बाद ग्रामीण भारत का। और उसमें हमने ऐसे बहुत से लोगों से बात की जो जो वापस गए, जिन्होंने बताया कि लगभग 12% लोगों की पिटाई हुई पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं। कैसे कितने लोग पैदल आए, कितने लोग बस से आए। और इससे ज़्यादा बड़ी जो सच्चाई थी वो ये थी कि जब वो वापस गए तो उनके सामने वही सच्चाइयाँ थी। उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोज़गार की थी। जी और उनको जो अभी हमारे सर्वे में आया कि 20% लोगों को सिर्फ देश भर में मनरेगा में काम मिल पाया। कई राज्यों में ज़्यादा था, कई राज्यों में कम था। और फिर उनमें से लगभग 1/3 ने कहा कि शायद हमें वापस जाना पड़े, क्योंकि यहाँ तो काम नहीं, हम रुकना चाहते हैं पर शायद वापस जाना पड़े। और बहुत से आने भी लग गए हैं। और ये जो व्यथा कथा है एक प्रवासी की, कि जो जहाँ रुकना चाहता है वहाँ वो अवसर नहीं है, और जहाँ रहना पड़ रहा है वहाँ वो सुविधाएं नहीं हैं। ये इतनी इतनी ब्लैक एंड वाइट में, और जो जो विविडली आया हमारे सामने इन महीनों में, वो सचमुच हम लोगों को, बहुत से लोगों को झिझोड़ गया। आप कुछ पंक्तियां सुनाना चाहेंगे उस कविता की? और जिंदगी हम तो जियल चाही खेत बगीचा बारी में, छोड़ छाड़ सब हम आइल बानी, हम यहाँ लाचारी में, ना तो बम्बई में काबा, युवा काबा। बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटत आनी, ढिबरी के बाती के जैसा रोज रोज हम घटत आनी। केकरा इतना शौक हो, केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के चाहेला ए तरह अपना के नरभसावे के। अर्थ भी मतलब बताते किसको चलिएगा। शौक है, ढिबरी, मैं तो किसको? जी समझता हूँ ढिबरी। जी, बन के हम जी। सिक्योरिटी वाला, तो मतलब हम्म। सिक्योरिटी वाला, मैं सिक्योरिटी का यहाँ पे काम कर रहा हूँ जी और डबल ड्यूटी में मैं मेहनत कर रहा हूँ। और वो जो दिया जो जलती जी है, जी वो दीपक दीपक का जो पलीता होता है, जी जी। उसके जैसा मैं रोज रोज घटता जा रहा हूँ। वाह वाह। और केकरा इतना शौक, किसको इतना शौक है मच्छर से कटवाने का, और कौन चाहता है इस तरह से हर दिन नर्वस होने का। नर्वस आने का। गांव शहर के बिचुआ में हम गजबे कंफ्यूज आइल बानी, यही बात हम लोग कर रहे थे। जी जी जी। गांव और शहर के बीच में मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ। हाँ, और दो जून की रोटी खातिर बॉम्बे में हम आयल बानी, दो सिर्फ ब्रेड एंड बटर के लिए मैं बॉम्बे आया हुआ हूँ। ना तब बम्बई में काबा, बम्बई क्या यहाँ पे बात।
सिंबल है, बड़े शहरों का सिंबल जी, है। बिल्कुल, किसी भी मेट्रोपॉलिटन। जी। जी जी। घी दूध अब माठा मिश्री मिलेला हमरा गाँव में। घी दूध मट्ठा मट्ठा। मिश्री शका जी। सब कुछ मेरे गांव में मिलता है। लेकिन यहाँ काम चल रहा है सिर्फ वड़ा पाव में। लेकिन आह, वहाँ काम चलत बस खाली भजिया पावे में। वाह। काम काज ना गांव में बाटे, यही बात आप कर रहे थे। जी। काम काज ना गांव में बाटे, मिलत नहीं नौकरिया हो, वहां भी नौकरी नहीं हम्म। मिल रही है। देखा कैसे हाकत बाड़े, जैसे भेड़ बकरिया हो, कैसे हम लोगों को आह, हाका जाता है, जैसे भेड़ बकरी है हम लोग। काम धाम रोजगार रही तक गौए सड़क स्वर्ग बनैती जा। काम धाम और रोजगार रहता तो हम लोग गांव को ही स्वर्ग बना देते, है हाँ, ना। जिला जवारी छोड़ के यहाँ ठोकर का है खैती जा। जिला अपने गांव को छोड़ करके यहाँ पे जवार को ठोकर छोड़ कौन के खा, कौन कौन ठोकर खाता? खा यहाँ पे। ना तो बम्बई में काबा, ना तो काबा। बम्बई में काबा। कैसे केहू दुखुआ बाटे, हम कितना मजबूर हूँ। मैं किससे दुख को अपना बांटू, मैं कितना मजबूर हूँ। जी। लड़का फरिका मेहरारू से एक बरस से दूर हूँ, अपने लड़के बच्चों से, पत्नी पत्नी से। से एक बरस से दूर हूँ मैं। आह, के छोड़ ले बा ये तरह अब हम के लाचारी में। किसने छोड़ा है हम लोगों के इस तरह की लाचारी में। अपना छोटकी बुचिया के हम भर न सकी अखबारी, अपनी छोटी बेटी को मैं अपने अपने गले में नहीं मिला सकूं। आह, हाँ। वाह। बूढ़ पुरनिया माई बाबू ताल तलैया छूट गई। बूढ़ा बूढ़े हमारे बुजुर्ग सब छूट गए, ताल तलैया नदी तालाब सब तालाब छूट जी। गया। केकरा से दिखलाई मनवा भीतरे भीतरे टूट गया। अब मैं अपने मन को किससे दिखलाऊं कि मन ही अंदर से टूट चुका है ना। आह, ना तो बम्बई में काबा, ना तो बम्बई में काबा। हंसुआ और खांची भरुआ बड़की चोख कुदार वहां। लम्हर चाकर घर दूतलिया हमरो ये सरकार वहां। अब ये प्राइड की बात है इस लाइन में। हम्म। हम्म। अभी ये अपने बॉस से बात, अपने बॉस को ये एड्रेस कर रहा है कि वहां पे जो हंसुआ और आपको वो खांची फरुआ जो है, कुदाल जी। जो है, जी। वो भी जो है बहुत बहुत शार्प होता है वहां पे, है ना। और लम्हर चाकर, बहुत सारे नौकर चाकर है। और मेरा घर जो है 2-2 फ्लोर का है, वहां पे है सरकार। तो ये हम्म। अपनी प्राइड की बात कर रहा है कि हम बिल्कुल। ऐसे वैसे कोई नहीं है। हाँ, हाँ। हम हमरे हाथ बनावल बिल्डिंग आसमान के छुअत बे। हमारे हाथ का बना हुआ बिल्डिंग यहाँ पे आसमान को छू रहा है। हम तो झोपड़ पट्टी वाला, हमरे खोली चुवत बे। और मैं झोपड़ पट्टी आह, वाला, मेरा ही खोली चूरा है यहाँ पे, है आह, ना। आके देख सहरिया बबुआ, अब अपने लोगों को बोल रहा है जो शहर को लेकर की बहुत जो सपने सजोए हुए हैं। जी। आके देख सहरिया बबुआ, का भेड़िया धासान लगे, मुर्गी के दरबा में जैसे फसल सबे के जान लगे। अरे यहाँ पर तो, आह, यहाँ अब शहर की बात कर रहे जी, हैं। जी। मुर्गी के दरबे के जैसा है। सब लोग मुर्गियों की तरह से यहाँ फंसे हुए हैं एक ही जगह पे। ना तो बम्बई में काबा, ना तो बम्बई में काबा। इतना मुअला जियला पर भी फूटल कौड़ी मिलत ना। लौना लकड़ी खर्ची बर्ची घर के कमुआ जूरत ना। मतलब इतने मर मर के काम करता है आदमी, एक फूटा हुआ कौड़ी भी नहीं मिलता है। और हम्म। जो लौना लकड़ी मतलब घर का जो रोज का जो सामान खर्चा है। है, जी। वो भी जो है मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ। हम्म। महानगर के तौर तरीका समझ में हमरा आवे ना। हम्म। महानगर के तौर तरीका समझ में हमरा आवे ना। आवे ना। घड़ी घड़ी पर डांटे लोगवा, ढंग से केहू बतावे ना, है ना। हाँ, मतलब किसी से कुछ यहाँ पे वो तौर लोग तरीका हमको समझ नहीं आया। किसी से डांटने कुछ लगता है। पूछो भी तो लोग डांटने लगते हैं यहाँ पे। ना तो बम्बई में काबा, ना तो बम्बई में काबा। अब यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं वो। जी। आ, ये समाज में देखा कितना ऊंच नीच के भेद हवे। यहाँ पे देखो इस समाज में ना हाँ, ऊंचा नीचा का कितना बड़ा भेद है। उनके खातिर संविधान में ना कोनो अनुच्छेद हवे। जो अमीर है उसके लिए संविधान में कोई उसका अनुच्छेद नहीं। कुछ कोई अनुच्छेद नहीं है उसके लिए। हम्म। हाँ, सब हम्म। उसके लिए फ्री फंड है सब कुछ। हम्म। बेटा बेटी लेके गावे जिंदगी जियल मुहाल हवे। ना निम्न स्कूल कहीं बा, ना ही अस्पताल हवे, ना तो बम्बई में काबा। मतलब बेटा बेटी को लेकर के गांव में जिंदगी जीना मुहाल है।
ना कोई स्कूल अच्छा है, ना कोई अस्पताल वहां पे अस्पताल है। है। नहीं तो फिर बम्बई में क्या है? बम्बई में क्या है? हम्म। हम्म। जुल्म होत बा हमनी संगवा, अब नहीं एंग्स्ट है इसका। अब जुल्म होत बा हमनी संगवा, कितना अब बर्दाश्त करी? देश के बड़का हाकिम लोग पर अब कैसे विश्वास करी? है ना? हम्म। जो अभी तो समझ गए होंगे आप, जी जुल्म जी। हमारे साथ में जुल्म हो रहा है, अब कितना कैसे कितना बर्दाश्त बर्दाश्त करें। कर रहे हैं? जी। है ना? हम तो भूइया, हम तो जमीन पे हैं, लेकिन जमीन पे। तुहार, लेकिन आपका, हम तो भूइया लेकिन तुहार बहुत है ऊंच सिंहासन बा। आपका हाँ। सिंहासन बहुत बड़ा है। सबको सबके पता है केकरा चलते ना घरवा में राशन है। सबको पता है किसके कारण मेरे घर में राशन नहीं है। हम्म। ए हाकिम लोग, ए साहब लोग, हमरो कुछ सुनवाई बा? अब वो हाकिम लोग साहब लोग से कह रहे हमारी भी कुछ सुनवाई है है क्या? कुछ सुनवाई, हाँ। गांव में रोगिया मरत बाड़े, मिलत नहीं दवाई बा। गांव में रोगी सब मर रहे हैं, कोई दवाई नहीं मिल रहा है। नहीं तो बंबई में काबा, ना तो बंबई में काबा। ये वाह। बाकी सब वाह। इम्प्रोवाइज था उसमें सारा कुछ। हाँ। मैंने जैसा उसमें अपने ट्वीट में भी कहा कि ये असल में जो कम्युनिकेशन है, और हम भी तो यही सब बताने की कोशिश कर रहे थे जो आपने कहा है गीत में। कई मेरी कई बेटी वर्षों जो है से। जी जी जी, ज़रूर, हाँ। हाँ जी। हाँ, हाँ तो कई वर्षों से हम भी तो यही बताने की कोशिश करते हैं कि दवाई नहीं मिल रही, अस्पताल में प्रॉब्लम है, गवर्नेंस में इशू है। लेकिन इतने सशक्त ढंग से कम्युनिकेशन का इतना सामयिक माध्यम इस्तेमाल करके इतनी सच्चाइयाँ आप लाए इतने लोगों तक, लाखों लोगों तक। उम्मीद है गाँव का गाँव की ओर देखने का नज़रिया लोगों का बदलेगा, और कुछ नहीं तो कुछ संवेदना आएगी। और आप अब कब जा रहे हैं गांव इसके सबके। जी, अब ये कोरोना काल खत्म हो, थोड़ा सा इजी हो जाए तो जाऊंगा, क्योंकि जाने का हम लोगों का पूरा प्लान बन चुका है। एक्चुअली हम लोगों ने उत्तराखंड से ही सोचा था कि हम चले जाएंगे गांव बाय अच्छा। रोड। लेकिन उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही थी। और हाँ। फिर वहाँ के जो सरकारी अफसर लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई आप आएंगे और लोग आएंगे मिलने के लिए, फिर आप उनको मना नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो और उस दौरान में जो है काफी लोग डरे भी बढ़ रहा हुए था। थे। जी जी तो जी। इसलिए जो है फिर जाना नहीं हो पाया। लेकिन मेरे माँ बाप चले गए बाई रोड, मेरी बहन ने उनको जाके पहुंचा दिया वहां पे वो सुरक्षित हम्म। है। जी, तो अब जाने का तो प्लान है, कार्यक्रम है, जितनी जल्दी जा पाए। मैं भी इस दौरान गांव में ही रहा अपने वहीं घर पे, और वही लग रहा है वही सबसे सुरक्षित है। और हाँ अपना चहलकदमी दौड़ भाग हो जाती थी। और बेटी मेरी भी 5 साल की है, तो वहाँ पर बकरियाँ थीं, बकरी के बच्चा हुआ, फिर वो गाय और खरगोश, और वो बड़ा अच्छा उसका जी जी, वक्त। बड़ा वहां पे उधर उधर बच्चों का एक तो है कि जो उनका, जैसे ये थी अ, अ, अब अभी उसको नीचे जाना है तो मुझे जी दबा जी रही जी। पीठ पे। जी जी, तो वो तो वो वहां पर हर बकरी, गाय का बच्चा हुआ, उसके पहाड़ में बच्चे का नामकरण किया जाता है, तो वहां पे अ, भी कुछ उत्सव होता है। जी। कुत्ते, बिल्ली, अ, तो जो वहां पर इसकी 3 महीने में, 3.5 महीने में जो एक्सपोजर हुआ, जो उसने सीखा है, जी। मेरे ख्याल से इतने साल में मैं कहूंगा कि वो 3 महीना उसके लिए सबसे ज्यादा जो है लाभप्रद था वो कोई परवरिश के स्कूल, हिसाब कोई से। इंटरनेट नहीं सिखा सकता। नहीं नहीं, वो नहीं, वो सब नहीं सिखा सकता उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग आने के बाद हमें अफसोस हुआ कि हम लोग क्यों आ गए, लेकिन काम था यहाँ पे तो इसलिए आना पड़ा। जी। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, आपने आज ज्वाइन किया और अपने इस बहुत मार्मिक, बहुत सशक्त गीत के बारे में हमसे बात की। और लाखों लोगों के दिल को छुआ है इस गीत ने, और जाहिर सी बात आपको भी छुआ है। तो बहुत धन्यवाद कि प्रवासियों की तकलीफ़, प्रवासियों का दर्द, जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं। बस मैं वो दुर्लभ मेरी जो यात्रा रही कि मैं वापस आ गया।
और मैं मुंबई में था पहले, मैं भी प्रवासी ही था, लेकिन मैं अपनी जड़ों तक वापस आ गया, अपने गांव आ गया हूँ। लेकिन इस तकलीफ़ को, इस भावनाओं को, इस विडंबना को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता हूँ। तो बहुत धन्यवाद, आज आप आए द स्लो कैफ़े में, और बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे भोलेनाथ के नाम ले चल बात, बोल बम बोल बम।